स्टैंडर्ड है और मेरी कोशिश है ऐसी कंफर्म्ड नहीं है, संडे को 2 स्टैंडर्ड और खत्म कर दूंगा छोटे वाले, तो फिर बस 15 रह जाएगा। 10 मिनट वाला आपने पिछली बार ही बोला। तुमने 15 मिनट निकलवा दिए यार, अभी बोलूं? हाँ सर, फिर बाद में बोलोगे नेक्स्ट टाइम पहले बता, अब पहले ही बता। चल थोड़ा यार, अभी यार सर अभी मैं बोल मन नहीं है, अभी नहीं यार, अभी बोल दूंगा, बोल दूंगा पक्का। ये पता बोलोगे तो बोल दूंगा। ठीक है, इसी ने ऐसे पकड़ लिया। हाँ, और करता भाई। अब एक चीज बताइए, सर तेरे को भाई लोग कहा वो मैं मान ही रहा था जैसे देना मैडम हमको देना। आई वोंट लिस्ट क्या क्या बोल रहा है। मुझे मैसेज आया हुआ है, सेम टू यू। हाँ समझ आते नहीं है तो मैं ठीक है, ठीक, बना जाओ। लॉक कोड खोल लिया ब्रो। क्या है पासवर्ड बताओ ना, क्या है ये सर से नहीं बोला, उतना भी बोला। पासवर्ड क्या होगा तेरा? 420 420। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फोन है, कौन सा फोन है तेरा ये? आईफोन 15, क्या ये डेप्रिशिएट हो रहा है? यस। लेकिन अगर मैं इसको गिरा दूं, अगर मैं इसको गिरा दूं तो इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है या इम्पेयरमेंट बोला जाता है? इम्पेयरमेंट। आप देखना चाहेंगे कैसे होता है इम्पेयरमेंट? सर आपको ले लूंगा। मैं अपना फोन रख लूं पहले। इम्पेयरमेंट होता है, देखना चाहेंगे आप? सही बच्चों की डिमांड पे सर अभी गिरा है। ऐसे उछाल के कैच कर लूं एक बार? अच्छा ठीक है, तू पकड़ लेगा, ठीक है? इम्पेयरमेंट होगा तेरे हाथ में, ठीक है? ठीक है। सो बेसिकली इम्पेयरमेंट क्या होता है बच्चे? देखो, डेप्रिसिएशन तो होता है सिस्टमैटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। इम्पेयरमेंट क्या होता है? ड्यू टू एनी रीजन, और एनी रीजन नहीं बोलूंगा, आप रीवैल्यू कर रहे हो और रीवैल्यू करके लगा यार, मेरे को तो लगा था कि 10 रुपए की जो चीज थी वो 8 की होगी, ये तो 4 रुपए की आ गई, भाव आ गया। समझ रहे हो? तो उस चीज को क्या बोला जाता है? इम्पेयरमेंट। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है। और अगर मैं आपको छोटी सी चीज बोलूं, इम्पेयरमेंट जो होगा ना, मैं आपके साथ ये फाइल शेयर भी कर लूंगा। इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड की बात कर रहा है वो, और एसिड बोले तो पीपीई जो कि आपने पढ़ा है, और साथ ही साथ इंटैंजिबल एसिड। सो इवन इफ योर इंटैंजिबल एसिड इज इम्पेयर्ड, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, वो तो सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है ऑफ द कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसिड, और सिमिलरली इंटैंजिबल एसिड की वैल्यू गिरती है तो सिस्टमैटिक लेवल पे क्या बोला जाता है? एमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर ऑल ऑफ अ सडन चीजें एकदम से गिर जाए, और मैं ऑल ऑफ द सडन बोल भी नहीं रहा, आपको लगता है 20 रुपए गिरेगी वैल्यू, आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हो, लेकिन वैल्यू 30 रुपए गिरी है, तो वो जो 10 रुपए है मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? इम्पेयरमेंट। इसकी सारी बातें AS 28 में है बच्चे। और इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट अदर देन बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। तो भी मॉड्यूल तुम्हारे पास नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं ये फाइल भेज दूंगा, अब उसको राइट प्लेसेस पे अपने मॉड्यूल में भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चे? बताइए, क्लियर है? अच्छा, अब ना अगला हम लोग क्या देखेंगे, आप देखिएगा, मतलब इसमें ना ये वैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल है। हाँ, नहीं ये ना पुरानी वाली फाइल में निकाली जिसमें लिखा हुआ था, तो वही वाली चीजें ही बता। 10, अच्छा, स्कोप ऑफ AS 28, this standard should be applied in accounting for impairment of all assets except, कुछ चीजों की वैल्यू अगर गिरेगी तो AS 28 उसका अकाउंटिंग नहीं करेगा। इन्वेंट्री की वैल्यू गिर रही है तो भाई इन्वेंट्री में राइट ऑफ करो, वो कॉस्ट और एनआरवी जो भी है वैल्यू गिराओ और पीएनएल में चार्ज करो। 28 में आपको नहीं मिलेगा इन्वेंट्री का राइट डाउन। AS 7 के अंदर भी वैल्यू गिर रही है, वो कंस्ट्रक्शन, मेरे को उसके अंदर नहीं जाना है,
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एसेट है, AS7 विल डील विद इट। इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगी, AS13 विल डील विद इट, और AS22। कहने का मतलब है AS28 डील्स विद ऑल द इम्पेयरमेंट एक्सेप्ट दीज 4। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वही एक्सेप्ट वाला लिख लो, जिस लेवल तक अभी लिख सकते हो। तो सोच लिया, बात हो गई, जाके भी ये बात करेगा, मैंने उसका नंबर भी दे दिया, फोन पे ही बात कर लो, और कॉलेज के एंगल से ही बताइए। बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैंने फोन करा, उन्होंने उठाया नहीं, तो वो लीला सर क्या है, आपकी बात कैसे हुई? मेरी बात नहीं, मैंने नंबर शेयर करा, मेरी बात नहीं हुई काफी टाइम से। हाँ, निमिष को भी दे दिया, हर्ष को भी दे दिया। 70 ऑनलाइन भी पता लग जाता है वैसे, बस इसके घर के पास है, वैसे ऑनलाइन ही बात कर लियो, लगे तो जाइयो, अननेसेसरी जाने का पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। यार वो एक बार देख लेंगे, मतलब मंडे भी या नेक्स्ट वीक कोई भी दिन एक ना। हाँ तो नेक्स्ट वीक ही रहेगी, कल तो आज सैटरडे, हाँ नेक्स्ट वीक। इतनी जल्दी ना देखना पड़ेगा, मंडे सारे बच्चों का और वो करना है ना, एकदम से नहीं आएंगे, टाइम लगता है, 2-4 सबको पता है, और वो है। लिख लिए बच्चे? हो गया? जिसमें आपसे ऐसी पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से इम्पेयरमेंट का ट्रीटमेंट क्या होता होगा? मान लो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट होता है और पीएनएल में चला जाता है। बट इफ यू फाइंड आउट कि किसी चीज की बुक वैल्यू 100 है और अब उसकी वैल्यू सिर्फ 40 रुपए रह गई है, तो कितने रुपए का इम्पेयरमेंट है? 60 का। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? पीएनएल या इम्पेयरमेंट लॉस भी बोल देते, पीएनएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, सिंपल। आपकी अगर वैल्यू गिर गई है तो आप पीएनएल में डाल दीजिए। लेकिन अब एक चीज बोलूं, हाँ जी, हाँ तो हाँ, वो भी पीएनएल में जाते हैं, ये इम्पेयरमेंट जो है ये भी पीएनएल में जा रहा है। लेकिन बस एक चीज बोलूंगा, क्योंकि अभी तूने पीपी करा, अगर ये वो एसेट था जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व बना हुआ है, तो पहले वो रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म होगा, फिर पीएनएल डेबिट होगा, फिर वो टू फिक्स्ड एसेट होगा। अब समझ गए ना वो जो एग्जांपल जो हमने लिया था? ठीक है। अच्छा, मुझे सर ये इम्पेयरमेंट की एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो मुझे कब कब देखना होता है? एट ईच बैलेंस शीट डेट वेदर देयर इज एन इंडिकेशन दैट एसेट में बी। तो बेसिकली वी हैव टू सी द सिचुएशन, कुछ कंडीशंस होती है क्या, कोई एविडेंसेस, कोई ऐसे हिंट्स लग रहे हैं कि दैट कुछ इंडिकेशंस है कि एसेट में बीन इम्पेयर्ड। इफ सच इंडिकेशन एग्जिस्ट, एंटरप्राइज शुड एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट पहली बार आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहीं रीड करा दिया, मैं यहीं पे बोल रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है बच्चे? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ एनआरवी और वैल्यू इन यूज। इसको मैं शॉर्ट में VIU लिखूं। ये क्या लिख रहे हो सर आप, एनआरवी और ये? आइए मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं। एग्जाम्पल ये है, जैसा कि तुमको पता है कि लाइफ में तुमने अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा 1,000 का, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है? और भाई जिंदगी में डेप्रिसिएशन आज तक कितना लग गया है? 200। तो प्लीज आप इसको एक्यूमुलेटेड मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू? 800। इसी बुक वैल्यू को कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? अब इसको बुक वैल्यू बोल लीजिए, कैरिंग वैल्यू बोल लीजिए, एक ही बात है। अच्छा सर, हाँ जी, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन आज तक की बुक वैल्यू, तो मेरी बैलेंस शीट में कितने रुपए दिख रहा होगा? 800। नाउ मैं आपको कह रहा हूं मेरा एनआरवी 900 है, बहुत अच्छी बात है, और मेरा वैल्यू इन यूज 600 है, और मैं आपको, हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज माय रिकवरेबल अमाउंट? एग्जैक्टली।
तो मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या हुआ, 900। और एंड व्हाट इज माय बुक वैल्यू? तो डू आई नीड टू इम्पेयर एनीथिंग? नो। मेरी बुक्स में 800 है, उसकी वैल्यूएशन रिकवरेबल अमाउंट की, उस समय कितने में बेनिफिट मिलेगा, वो 900 है। तो भाई इम्पेयरमेंट लॉस आईएल लिख रहा हूं, इम्पेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं है, 28 नहीं लगा है। अगर एनआरवी 600 होती और ये 500 होती तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता, 600। एनआरवी इज बेच के, और वैल्यू इन यूज क्या होता है ना, वैल्यू इन यूज आगे आएगा, काफी टेक्निकल पॉइंट होता है। वैल्यू इन यूज क्या होता है बच्चे, कि उस एसेट से मुझे कितने इनफ्लोज होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। क्या मैं ये बता सकता हूं आज कि मेरे को इस फर्नीचर से इनफ्लो क्या होगा? प्रोजेक्टर से बता सकता हूँ, बट डिफिकल्ट है। बट इस, अगर जिन चीजों से नहीं पता लगता उसको कैश जनरेटिंग यूनिट बोला जाता है। और वो लोग ये क्या होता है वो छोड़िए आप, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैं इससे इनफ्लो निकाल पा रहा हूं, ये चलेगा 5 साल, और इससे इनफ्लो अगले साल कितने का होगा, 200 रुपए का, 200 रुपए का, 200 रुपए का। तो 5 साल मिलेगा तो 1000 का इनफ्लो, और उसकी आज की वैल्यू, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, आपका वैल्यू। वैल्यू जो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज बिकॉज ऑफ दिस एसेट that will flow into the enterprise or might go from the enterprise. Why it would go? आपने पीपी पढ़ लिया, हो सकता है उस एसेट की वजह से मेरे को रिकंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करानी पड़ जाए, रिस्टोरेशन करानी पड़ जाए, खर्चे भी तो हो सकते हैं। सो वैल्यू इन यूज आएगा, तो वैल्यू इन यूज का मतलब नीचे भी आ जाएगा। सो इट इज टेक्निकली कैश फ्लोज में क्या बेनिफिट आ रहा है वो मेरा क्या होता है बच्चे, वैल्यू इन यूज। मुद्दे की बात ये है, व्हाट इज अ बुक वैल्यू? तो क्या मैं 800 रुपए का एसेट दिखा रहा हूं बट आई एक्सपेक्ट अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 600, क्या नुकसान है? इम्पेयरमेंट लॉस। और आपको समझाने के लिए इतना बता देता हूं, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट। एंड ऑब्वियसली एज्यूमिंग दिस डज नॉट हैव द हिस्ट्री ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। अगर इस एसेट की वजह से पहले से रिजर्व चल रहा है तो मैं तो रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट करूंगा ना पहले। मुझे बताइए, क्लियर है ना वो वाला कनेक्ट जहां कर रहा हूं, क्योंकि काम आएगा बेटे वो। मुझे बताइए, क्लियर है? एक बार लिख लीजिए एग्जाम पे, थोड़ा धीरे चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। असेसमेंट लिख सकता है, और सिर्फ लिख सकते हो एनुअली एट ईच बैलेंस शीट डेट। ठीक है ना? असेसमेंट कैसे है, हर साल के एंड में देखना है, आर देयर एनी इंडिकेशंस फॉर इम्पेयरमेंट। बुक वैल्यू तुम्हारे पास लाइफ में होती है, कंपनी के एंगल से सोचो, बट डू यू हैव वैल्यू इन यूज? इस पे तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना, समझ रहे? वैल्यू इन यूज निकालना, एनआरवी निकालना, ये अपने में मार्केट वैल्यू निकालना एक एक्टिविटी होती है। लिख लिया? ऊपर वाले में तो ऐसा असेसमेंट का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस मैंने रिकवरेबल अमाउंट की कहानी तुम्हारे को यहीं बता दी एक बार लिख के। ऑनलाइन में भी। बस सर 1 मिनट बस रुकिए। हाँ, सुजल जी ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाया है, पर ये सीएमए का नहीं है, AS28 सीएमए के अंदर नहीं है। बताइए। ओके अब सर। ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना? इंडिकेटर्स, लाइक व्हाट आर द इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर्स ना दो हैं बच्चे, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब सर देखो, इंटरनल क्या है, मैंने इसका फोन पकड़ा, गिरा दी, फैक्ट्री में आग लगी,
ओहो इंटरनल। तो ये जो इम्पेयरमेंट है क्या ये आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से हुआ है इम्पेयरमेंट, या विद इन सेल्फ ने ही डिसीजन लिया है? हाँ हाँ, सेल्फ है ना, सो इट इज इंटरनल इम्पेयरमेंट। गुड यार, अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कैसे हुआ, जैसे ही मैंने इंटरनल एक्सटर्नल हो तूने ऐसे उतार दिया इंटरनल हाँ। रोज के पेटल्स हटा दिए। हैप्पी रोज डे। अब है, नहीं नहीं ऐसे गुड। ये पर ऐसा क्यों करा तूने, मतलब? हाँ, ये तो स्टार्टिंग में आया था तो बहुत लंबे लंबे बालों में आया था, उसके बाद फिर तूने कम करे, फिर और कम, फिर ये हो। क्यों ऐसा क्यों, मतलब ऐसी गया था तब सोचा हेयर कट कराने या मतलब? और हाँ, लॉ के पेपर के बाद क्या होगा? भैया भैया रेजर ही चला देना, जो 0 नंबर वाला। है, घर वालों ने बोला है? 2 महीने के लिए पढ़ना ही है तो बताइए वो वाला। अच्छा। बाहर को तो निकलेगा नहीं। हाँ भाई, तुम इन्फ्लुएंस मत हो जाना। क्लास खत्म होगी तब तक। हाँ नहीं, पर ठीक है, अपनी मर्जी है, मतलब क्या है मार्च वाला? मतलब मार्च में 2 टिकट आने वाले थे। हाँ अच्छा। सर ये भाई सर अब ये नहीं अपने बालों में यूं करके दिखा रहा पूछ के। नहीं, मैंने भी ना एक बार ऐसे ही करवाया था, पर ना मतलब क्या होता है कि इंडियन उसमें ना सही नहीं माना जाता ये। तो मैंने ना घर में, मतलब ना कोई बड़े की या होता है ना फादर की तो कराते हैं, तो मैं 11th क्लास में था और मैं हेयर कट कराने गया था, और मैंने पूरे बाल हटवा दिए और मैंने किसी को नहीं पता था, और मेरे सामने मम्मी आई सीधा, तो वो डर गई ये क्या हो गया। कह रही खौफ, मैंने कहा कुछ मतलब वो कह रहे ऐसे नहीं कराते, तुझे पता नहीं है, मतलब मेरे को फिर तो पता लगा कि उन्होंने डर गए थे एकदम, क्या होगा। अब तो कटाते 4 6 साल से नहीं कटाए ऐसा वाला। चलिए, आई एनीवेज, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चे, या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। देखो एक्सटर्नल पता है क्या होता है, कोविड आने की वजह से कई एसेट्स की वैल्यू गिर गई, वॉर होने की वजह से कई प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिर गई, ये सब क्या इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, फैक्ट्री में आग लगना, इंटरनल है ये। आप कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं हो, आपके कुछ कंट्रोल्स लूज हो रहे हैं, आग लग रही है, इंटरनल है। मोबाइल फोन गिर रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। तो आपको सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको ना हमने रीड करना है, ठीक है, ऐसा कोई नोट नहीं करना। तो सबसे पहले तो समझिए इंडिकेटर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। ज्यादा रिलायबल कौन से होंगे? ऑडिट पढ़ लिया तुमने, इंटरनल एविडेंसेस, एक्सटर्नल। समझ रहे हो, मतलब कोई लॉजिक नहीं देना मुझे ऐसा, बट आपको लिखी हुई चीजें मिलेंगी जो मेरे को बतानी है। तो बेसिकली जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं ना, वो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल में ना, जैसे मैं आग जानबूझ के थोड़ी सी दिखा रहा हूँ और इम्पेयरमेंट कर रहा हूँ, उस पर मैं इतना रिलाई नहीं करूंगा, रादर कोविड की वजह से एसेट्स वैल्यूएशन डिप्लीट हो रही है, ठीक है, वॉर हो रहा है, सो दैट इज फुल प्रूफ। बट इंटरनल तो भाई आप आग लगवा सकते हो और अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो चीजों को।
ठीक है ना, सो इट इज मोर रिलायबल। तो एक्सटर्नल में क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड an asset market value has declined significantly more than would be expected as a result of passage of time। मतलब कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर ही एसेट की वैल्यू आपकी कम हो गई है। इसमें कोई रीजन नहीं दे रखा, लेकिन आप अगला देखिए क्या क्या रीजन दे रखे हैं। टेक्नोलॉजिकल मार्केट, इकोनॉमिक, लीगल एनवायरनमेंट का चेंज होना, ये सब कौन से सोर्सेज हो गए, एक्सटर्नल हो गए। मार्केट इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड। सर इससे क्या होगा बेटे, एक बात बताओ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो मैं जो फ्यूचर कैश इनफ्लोस को जो मैं डिस्काउंट करूंगा, क्या वो वैल्यू बहुत कम नहीं आएगी? तो वो इंटरेस्ट रेट कंपनी के हाथ में नहीं होते, वो डिस्काउंटिंग रेट जो होते हैं, ठीक है ना। तो आपको मेजरली तो ये 3 पॉइंट देखने हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं करना, रीड भी नहीं करना वैसे, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बाई चांस याद करना हो। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई लॉजिक नहीं दे रहा मुझे, कुछ भी नहीं है। आप मुद्दे की बात समझिए, लीगल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है कंट्री का, आपके एसेट की वैल्यू हो सकता है गिर जाए, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। रेट ऑफ इंटरेस्ट का एकदम से बढ़ जाना एक्सटर्नल चीज है वो, मुझे बताइए, क्लियर है। इंटरनल क्या है, एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलीन्स। आपके इंटरनल बोल के सबसे इंतजार कर रहे थे कि आप इंटरनल बोलो और इसका नाम ले आप सबके इंटरनल बोलो। ठीक है, हाँ, तो लिखा है फिजिकल डैमेज ऑफ द एसेट, ठीक है, ऑब्सोलीन्स या फिर फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। एसेट कुछ भी हो सकता है बच्चे, टेंजिबल, ठीक है, या मैनमेड, ठीक है। एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग दैट इंडिकेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट। मतलब एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिपोर्टिंग, को इसके अंदर कोई ऐसे इतना कोई बाइफर्केशन नहीं देना आपको। दो इंडिकेटर्स होते, ठीक है, फैक्ट्री में आग लग गई, ये सब इंटरनल हो गए, और बाहर के सारे इंडिकेटर्स है वो सारे क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है बच्चे, कोई ऐसे पेपर में कोई ऐसा वो नहीं आना। अच्छा एक बार ये नोट पढ़िएगा, आई एम नॉट सेइंग कि पक्का इंपेयर होगा, इफ देयर इज ओनली एन इंडिकेशन। अच्छा एक बार पढ़ लो, हाँ एक बार पढ़ लीजिए एक बार, कोई नहीं। आज कोई, अरे अनस तू अभी तक क्लास ले रहा थी, तो खत्म हो गई क्लास भाई। अनस जी आपकी ये तो मई वालों की चल रही है, तो जनवरी 26 है। सर मैं छोड़ के चला गया था तो मुझे पता नहीं था, मैं सोचा वही चल रही है। लग रहा था तू बीच में गायब ही था, ठीक है ना, नहीं हाँ सर ये वाली मुझे क्लास नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग भेज देना सर। हाँ हाँ भेज दूंगा। सर आज कोई और क्लास थोड़ी है हमारी। नहीं और कोई क्लास नहीं है, और कोई क्लास। ठीक है सर, थैंक यू ये सर। तो ओके। हाँ जी, ये क्या लिखा है बच्चों बताओ। देखो अगर अगर कोई भी इंडिकेशन है, देन यू शुड असेस द रिमेनिंग लाइफ, द डिप्रिसिएशन मेथड और द रेजिडुअल वैल्यू। अगर इफ देयर इज एनी इंडिकेशन, इंपेयरमेंट हो या ना हो वो अलग चीज है, बट यू फील दैट यार ये सिचुएशन बदली है, सो इट्स सजेस्टेबल कि आप अपने मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू और लाइफ को भी एक बार दोबारा से रीअसेस करें, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली क्या कंपनीज एक्ट ये चाहेगा कि आप इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करें, या आपका डेप्रिसिएशन सिस्टम इतना सॉलिड होना चाहिए दैट इट शुड रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन सिस्टम सॉलिड होना चाहिए ना। अगर आप इंपेयर कर रहे हैं दैट मींस इट इज योर फेलियर ऑफ जजमेंट, ये आप एकदम से वैल्यू गिर रही है, आप उसको प्लान वे में क्यों नहीं आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पा रहे, बताइए कोई दिक्कत। तो बच्चे अब इसमें आप देखोगे ना, ये सारी चीजें डेफिनेशंस है। और आइए एक बार देखते हैं, सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस का मतलब पढ़ लीजिए, कुछ जिसमें मेरे को कुछ बताना नहीं है। जैसे कैरिंग अमाउंट था ना, मान लो 800 रुपए, रिकवरेबल अमाउंट था 600, तो कितने का लॉस हो गया, 200 का। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको, हायर ऑफ सेलिंग प्राइस और एनआरवी और वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस, सेल ऑफ एन एसेट एट आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब लिख लीजिए चाहे एनआरवी या नेट सेलिंग प्राइस के आगे ना, मतलब वो ये लिख दो कि सेल ऑफ एन एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ मतलब जैसे इमीडिएट नेसेसरी एक्सपेंस होता था ना, ब्रोकरेज या ये वाला, वो वाली चीज। तीनों लिखने हैं, लिख ले, तीनों लिख ले, लिख सकते, पूरा ही लिख लो, इम्पेयरमेंट लॉस लिख लो।
ऐसे ही बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, मतलब इन फ्यूचर जब आप उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सो देयर आर मेनी एनवायरमेंटल डैमेजेस, तो आपको रिस्टोर करना है। ये हमने करा था ना कि अगर फ्यूचर मुझे कुछ खर्चा करना है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन उन खर्चों में कौन सी चीज हमको नहीं लेनी होती, जस्ट ऐसी थ्योरेटिकली, एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्सेस। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, व्हाट एल्स, वो भी रेलिवेंट नहीं है आपको। जैसे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस आप नहीं लेंगे, कहीं पर आएगा भी नहीं, थ्योरेटिकल एमसीक्यू की वजह से बोल रहा हूँ बस। पेपर मार्क्स से रिलेटेड इस पॉइंट से नहीं नहीं, मतलब यस स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। AS 28 जो है ना, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। अभी क्वेश्चन आएंगे ना बड़े वाले, और वो देखेंगे तो उनमें डेटा है, मतलब पूछने वाली चीजें हैं। बढ़ जाऊं आगे। लिख लिया, ओके। अच्छा, वैल्यू इन यूज देखिएगा, मतलब डेफिनेशन ही है। वैल्यू इन यूज क्या बोल रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू of the estimated future cash flows, so that can be inflow as well as outflows, that arise from use of an asset and from a disposal at the end of the useful life। लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भाई प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इतनी बात तो तय है कि मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए डिस्काउंट रेट, दूसरा मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो बता दो। FM आपने पढ़ी हुई है, ऐसे निकालते हैं ना, इनफ्लो आउटफ्लो दे रखा है तो एक एसेट से इतने इनफ्लोज होते हैं, इतना ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। है जी साहब, क्लियर है। ए कैरिंग अमाउंट क्या होता है रे, बुक वैल्यू रे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन अमाउंट पता है आपको, सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो बच जाता है, यूजफुल लाइफ जो भी एक्सपेक्टेशन आपका होता है वो। इवन नोट नंबर 1 पढ़ना है एक बार, क्या बोल रहा है। ये एकदम क्लियर पता लग रहा है कि मेरा जो वैल्यू इन यूज है ना, नो रीजन दैट इट विल एक्सीड द नेट सेलिंग प्राइस। मतलब वो कह रहे हैं अगर तुमको कंफर्म्ड है कि वैल्यू इन यूज 100 है, मान लो, और सेलिंग प्राइस 800 रुपए, मतलब दूर दूर तक नहीं है भाई, मतलब आज मार्केट वैल्यू बहुत तगड़ी जा रही है, डू आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू इन यूज। आप सीधा सीधा वही लेके जज कर सकते हैं इम्पेयरमेंट।
क्लियर है बच्चे? तो ऐसी है ये वाली चीज है। एक बार ये वाला पैरा पढ़ना बच्चे, बड़ा लॉजिकल है ये वाला। सर जो आपने पुराना एग्जाम्पल लिया था 100 800 वाला, उसमें रिकवरेबल अमाउंट फिर 800 हो जाएगा ना? पुराना एग्जाम्पल में, अभी जो आपने लिखा था पुराने पैराग्राफ में। हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट 800 है। तो बोल रहे हैं कई ज्यादा मतलब मुश्किल है डिटरमाइन करना। अगर एनआरवी नहीं निकाल सकते सेलिंग प्राइस, तो वैल्यू इन यूज यूज कर लीजिए कि इफ ड्यू टू एनी रीजन एनआरवी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसकी एक्टिव मार्केट ही नहीं है, आप नहीं निकाल पा रहे, तो इफ एनआरवी इज नॉट देयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन यूज। पर नोट नंबर 2 ये बोलेगा वैल्यू इन यूज निकालना तो बहुत जरूरी है। अरे सर निकल ही नहीं पा रहा, उसके कैश फ्लो इनफ्लो पता ही नहीं लग रहे, यही स्टार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट कैश जनरेटिंग यूनिट। देखिए जी, अगर मैं इस प्रोजेक्टर का वैल्यू इन यूज नहीं निकाल पा रहा, ठीक है, तो ऐसे और भी एसेट होंगे जिनका वैल्यूज नहीं निकाल पा रहा, मैं उनको इकट्ठा कर दूंगा और मैं उसको बोलूंगा कैश जनरेटिंग यूनिट, क्योंकि वो इंडिविजुअली नहीं बता सकते, पर हो सकता है बाय ज्वाइनिंग ऑल देम मैं वैल्यू इन यूज निकाल पाऊं। अब आपको लगे तब भी नहीं निकालते, तब भी कोई बात नहीं हो रही कोई। Basically, if an asset is not capable individually that I find out the value in use, it might be possible कि along with the other assets उसका value in use निकल जाए, तो those other asset plus this asset is called cash generating unit। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एसेट होते हैं, मैं कैसे फैक्ट्री के अंदर बोलूं ये जो फर्नीचर है इसका क्या है, तो हो सकता है मैं पूरी फैक्ट्री को भी वैल्यू, मैं पूरी फैक्ट्री को ही कैश जनरेटिंग यूनिट। 250 फैक्ट्री है मेरी, 250 फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट में से क्या निकालूं मैं, तो मैं, लेकिन मुझे ये पता है पूरी फैक्ट्री का वैल्यू न्यूज बता सकता हूं, तो उसको, उस पूरी फैक्ट्री को मैं क्या बोल दूंगा, कैश जनरेटिंग। ठीक है ना? तो बस आप ये समझिए कि अगर अलग से नहीं निकल रहा तो उसका एक ब्लॉक बना दिया मैंने, और उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश जनरेटिंग। क्लियर है बच्चे? कैश जनरेटिंग के ऊपर काफी बात करेंगे हम लोग, आज की क्लास में नहीं अगली क्लास में, तो ये होगी बात अभी का। ठीक है बच्चे? अच्छा, आपको एक एसेट का मतलब, अब ये थ्योरेटिकली ये चीजें बेसिस ऑफ एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, एक एसेट से मुझे फ्यूचर में क्या आएगा, तो AS28 कहते हैं कितने टाइम का लो मैक्सिमम। लेकिन भाई अगर मेरे एसेट है ही, मेरे को 10 साल फायदा मिलेगा, तो आगे यही लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका एसेट 5 साल से आगे चलेगा और अगर आप कंफर्म्ड है, तो आप ज्यादा पीरियड का भी ले लीजिए। एग्जैक्टली, बट अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो 5 साल। AS28 कहता है कि एक एसेट से 5 साल इनफ्लो आता है, बट यू इफ यू फील कि 5 साल से ज्यादा आ रहा है तो ले लीजिए 5 साल से ज्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार रीड कर लो इसको, क्योंकि मैंने मार्क करा है ना, सिर्फ आपको वही पढ़ लोगे सही हो जाए, मतलब ऐसा आगे पीछे वाला ना कुछ ऐसा वो नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो वो वही लिखा हुआ है, शुड बी गिवन टू, भाई कॉम्पोजिशन ऑफ कैश फ्लो क्या है, इनफ्लो कितने हो रहे हैं, नेसेसरी इनकम टू जनरेट द इनफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूस ऑफ एसेट, कुछ खर्चा क्या कर रहा हूँ मैं उस पर, अगर उस एसेट की मेंटेनेंस कर रहा हूँ तो भाई आउटफ्लो लूंगा ना उसका। ठीक है ना? रिसीव डिस्पोजल ऑफ द एसेट, ले दे के इन सारा का सारा इनफ्लो पकड़ लूंगा, और ऐसे इतना कोई डिटेल नहीं आएगा, एफए में तो बहुत डिटेल करा हुआ आपने जिंदगी में। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है इसके अंदर। फॉरेन करेंसी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर मुझे जो इनफ्लोज आने हैं वो फॉरेन करेंसी में आने हैं, are estimated in the currency in which it was generated and then discounted for the time value of money using a discount rate for that currency। अगर मेरे को डॉलर्स में आना है तो डॉलर्स का डिस्काउंट रेट अलग होगा, रुपीस का अलग होता है, और जब आप डॉलर्स पे निकाल देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे एज पर AS11।
तो आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि मैं डिस्काउंट रेट रुपीस का ले रहा हूं या फॉरेन करेंसी का ले रहा हूं, फॉरेन करेंसी, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, AS11। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं से MCQ के कोई पॉइंट पॉइंट ना बन जाए, नहीं तो जबरदस्ती के पॉइंट है ये। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट रेट होगा वो क्या होगा बच्चे, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेना, उसके अंदर मुझे नहीं जाना है बिल्कुल। केस नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार एग्जाम्पल देखिए और आप बताइए क्या करना है इसका, और केस नंबर 1 पूरा पढ़ लीजिएगा। अरे कुछ हो रहा है क्या, इम्पेयरमेंट लॉस होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन बस अगर इंडिकेशन है तो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन देख लो और ये देख लो वो कह रहा है, बस क्लियर है। सेकंड वाला भी पढ़ लीजिएगा। लॉस हो जाएगा। एंड यू शुड नो दैट डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रीवैल्यूड फिगर। नो भाई 100 रुपए की चीज 40 की होगी, अगले साल तो अब डेप्रिसिएशन 40 पे लगाऊंगा ना भाई, ठीक है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बता रहा है वो, इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली एज एन एक्सपेंस टू अ P&L। तो कहीं सरप्लस से जाएगा फिर वो। वो वही चीज कह रहा है कि जो वैल्यू गिरेगी, अगर उसका ऑलरेडी सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस चल रहा है तो पहले उसको पकड़। क्लियर है बच्चे। अगला केस थोड़ा सा अजीब लगेगा। बुक वैल्यू कितनी है, और मैं आपको कह रहा हूं NRV जो है ना, NRV है नील, रादर मेरे को ऐसे बोलना चाहिए, NRV है या वैल्यू इन यूज -20। अरे सर ये क्या मतलब है, देखो बेटे मार्केट में तो वो बिकने से रहा, और बल्कि मेरे को उसको डिस्पोज करने के लिए 20 रुपए का खर्चा और लगेगा। एक एसिड है मेरी बुक्स में कितने रुपए पे है, और मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, और बल्कि डिस्पोज करने की ऑब्लिगेशन और है मेरे ऊपर, विच विल लीड टू अ कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज। तो आप मुझे बताइए, मेरे को 100 रुपए की बुक वैल्यू, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बोल दूंगा, ठीक है, पहले आपको समझ आया -20 का लॉजिक। अब अकाउंटिंग लेवल पे बोलने के लिए मैंने कहा अरे सर माइनस क्यों बोलते हो, नील बोलो ना एक बार के लिए। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो P&L टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से गिरा दूं, 100 रुपए से गिरा दूं। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं हुई, 20 रुपए का मेरे को और क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो P&L का नुकसान और बुक करूंगा, और मैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दूंगा 20 रुपए, बिकॉज टिल द टाइम मैं उस लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करता, तो मैं लाइबिलिटी बना दी और P&L में नुकसान कर दिया। तो ये पहला P&L बुक बेसिक में इम्पेयरमेंट लॉस के लिए है ना। हम्म, ले दे के मैं आपको बोल रहा हूँ नुकसान है 120 का, 100 रुपए का नहीं है नुकसान। लेकिन फिक्स्ड एसेट कितने से गिर सकता है बस, और जो बाकी है वो लाइबिलिटी बन जाएगी इसकी। अब पढ़ लीजिएगा इसको। क्लियर है। टेक्निकली कैन आई से द इम्पेयरमेंट लॉस दैट इज ऑफ 120 इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द एसेट। 100 रुपए का एसेट है, नुकसान 120 का है, तो एसेट तो 100 से ही खत्म होगा, लाइबिलिटी और बना लो। कहिए साहब जी, क्लियर है। ओके, CGU मेरे को आज बात नहीं करनी है। अब हम सीधा सीधा आएंगे जी क्वेश्चंस पर। ये सारे क्वेश्चन CGU से रिलेटेड है अभी, और कॉर्पोरेट एसेट, ये सारी बातें आपकी नेक्स्ट क्लास होंगी, आधे घंटे की हैं ये। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको समझ आएगा कि आपने वो छोटी छोटी नॉलेज को पूरा एक केस स्टडी बेस में देखोगे तो क्या लगे। ये क्वेश्चन ना फोकस से देखना बच्चों।
ले दे के आप इम्पेयरमेंट में से क्या समझे आप? ले दे के फिक्स्ड एसेट ही तो है, वैल्यू तो गिर रही है ज्यादा, पीएनएल में तो डाल रहे हैं, वो ऐसे कोई ज्यादा रॉकेट साइंस थोड़ा ना कराइए। ठीक है, अब देखिए एक बार इलस्ट्रेशन वन, अर्गो इंडस्ट्रीज gives the following estimate of cash flows relating to a property plant equipment on 31st December 2001 है या 21 है? 2001 भी ले सकता हूं इसको, 2011 भी ले सकता हूं, पर मैंने इसको अभी एज्यूम कर रहा हूं 31 दिसंबर 2020। एक्स को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 2001 भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, वो कैश फ्लोज दे रहा है, और पीपीई कौन से दिन का है ये? 31 दिसंबर। तो आप ना जरा चार्ट पे फोकस रखिएगा, इसका मेन जो क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है ना वो चार्ट पर है। आप जरा देखिए यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर 2021 लिखा हुआ, यानी यानी कि हम अभी यहाँ पर है, यहीं पर हूं ना मैं। एसेट हो सकता है पुराना खरीदा हो, पर मैं 31 दिसंबर पे हूं, और वो मुझे इनफ्लो बता रहा है। कौन से साल का बता रहा है अगला? 22-23 है या कैलेंडर ईयर चल रहा है? क्योंकि वो दिसंबर लिखा हुआ था और ये भी 2022 है, तो आप समझिए ये कब का हो गया बच्चे? 2022। 2022 में आपको इस एसेट से कितना इनफ्लो आएगा? तो आप देखिए, अगर मैं 2022 के बिगिनिंग पे ही तो था ना यहाँ पे, 31 दिसंबर 2021 था ना ये, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4000 2022। फिर उससे अगले साल में 2023, देन 2024, 2025, 2026। अंदर 2006 लिखा, उसको इग्नोर करिएगा, आप अभी जब बनाएंगे तो वो कर देना, मैंने एडिट करा था। ठीक है, तो 2022, 2023, 2024, 2025, 2000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? तो अगर आज एक एसेट की वैल्यू है और वो एसेट है 31 दिसंबर 21, तो 6 साल का इंक्लूड क्यों दिया हुआ है मालूम नहीं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पहले लिखेंगे सारी चीजें। रेजिडुअल वैल्यू कब की दे रखी है बच्चे? 2026। तो आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे खत्म हुआ, मैंने रेजिडुअल वैल्यू डाली हुई। ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वॉज परचेज्ड ऑन 1120XX। ये क्या भाई? अब कम से कम एक नंबर वो देता तो मैं पता करता ना, जैसे ऊपर दे रखा था, दे रखा था ना मेरे को, यहां पे क्या कर दिया इसने? 20XX। अभी आप देखिए, आंसर के हिसाब से मत सोचिए अभी, मेरे लिए इस क्वेश्चन में चैलेंज यही है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं आपको परचेस कब करा है वो बता पाऊंगा। परचेस प्राइस बता दो चलो मुझे। 40,000 लाख, 40,000 लैक्स का। बट वेन आई हैव परचेस, मुझे डेट की क्लैरिटी नहीं आई, और नीचे दे रखा है द ईयर 20XX इज इमीडिएटली प्रिसीडिंग द ईयर बिफोर 20X0। क्या इसको मैं 2020 बोल सकता हूँ? भाई देख भाई, जब यहाँ पर 1 था तो 2021 बोल रहे थे ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2020। और ये 20XX जस्ट एक साल पहले, सो दिस इज 2019। एंड प्लीज, मैंने खरीदा कब है? 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19। तो मैं यहां से रिवर्स जाऊंगा, 31 दिसंबर 21 पे था मैं, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19, यहां भी नहीं रुक सकता। हाँ, फिर 1 जनवरी 19 आएगा। ये समझने वाली चीज थी इस क्वेश्चन में, वो कॉम्प्लिकेशन जो बना रखी है। तो मैंने इस दिन 40,000 लाख का खरीदा है 1 जनवरी 19, यानी कि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। समझ आप? ये बनाने में लॉजिक अटक जाती है जी।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैंने 1 जनवरी 19 को खरीदा था, ये जो नहीं पता लग रहा था मुझे, अब मुझे पता लग गया कि ये 2019 की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कितने साल निकल चुके हैं? 3। और एसेट की लाइफ कितनी है? 8 साल। तो कई चीजें निकल के आ गई, यूजफुल लाइफ दे रखी, ठीक है। और नेट सेलिंग प्राइस, ओहो ये तो रिकवरेबल अमाउंट वाला। एक तो हमारे को क्या दिया होता है, नेट सेलिंग प्राइस, और एक वैल्यू इन यूज, वो हमें निकालना पड़ेगा। और फिर मुझे देखना पड़ेगा कुछ इंपेयरमेंट है। आप क्वेश्चन का एक बार समझ गए कितना सारा डेटा अलग अलग चल रहा है, ठीक है। तो नेट सेलिंग प्राइस कौन से दिन की दे रखी है? इस दिन की, है ना। इस दिन का नेट सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000। इस दिन का वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा। जब मैं 4,000 को डिस्काउंट करूंगा, 6,000 को डिस्काउंट करूंगा, 6,000 को डिस्काउंट, वैल्यू इन यूज आएगा। इस दिन की बुक वैल्यू नहीं है मेरे पास अभी। 40,000 का यहाँ खरीदा, सैलवेज वैल्यू 1,000, तो मैं पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल दूंगा। 40,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 3 साल निकल चुके हैं। तो 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो बुक वैल्यू आएगी, फिर सामने आ जाएगी पिक्चर। बातें वही है लेकिन घुमा हुआ है। अब सबसे पहला सवाल यही है, कैलकुलेट ऑन 31 दिसंबर 2001 कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ, यानी कि वो बुक वैल्यू बोल रहा है। आप दिमाग लगाइए, अब आप लगाइएगा दिमाग। मैंने उसको बहुत ही बेटर फ्रेम में आपको बता दिया। एसेट कितने का, वैसे तो मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। 40,000 लाख का एसेट था, यस। तो 40,000 ही ले लिया मैंने। 25,375। हाँ जी। 25,375। बुक फाइनल आंसर क्या है? 25,375। देखो एक बार, 25,300। ओके। तो ये समझ नहीं आया ये कैसे निकला है। मैडम आपका एसेट कितने का है? सर 40,000 लाख। ठीक है, आप 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालते, ठीक है। ठीक है फोर्टी सर। थाउजेंड का एसेट है, 1,000 सैलवेज वैल्यू है डिवाइडेड बाय लाइफ, ठीक है। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। हाँ सर। इसको मैं माइनस कर दूंगा 40,000 से, विच इज माई ओरिजिनल कॉस्ट। सो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 3 years। ठीक है सर। तो कितना है बच्चे? 25,300 आ गया ना। अगला निकालिए, वैल्यू न्यूज निकालिए, मैं नहीं निकालूंगा। आपके पास इनफ्लोज है, दिमाग लगाओ। वैल्यू न्यूज कैसे निकलेगा? डिस्काउंट रेट भी 15% है। डिस्काउंट रेट कितना है? निकालिए वैल्यू न्यूज। 15% लगाओ, मतलब पर इनको कैसे इनको अलग अलग क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। वैल्यू न्यूज ऑन 31 दिसंबर को निकालना है तुम्हें, है ना। डेट अपनी वही फोकस पर है, 31 दिसंबर को ही निकल रहा है वैल्यू न्यूज।
$19,025, एक मिनट रुक जा, मैं भी हो सकता है। नहीं ब्रो, 19,025 आ रहे हैं। हाँ 19,025। तूने वो नहीं लिया होगा आई थिंक, नहीं? ये देख, रेजिडुअल वैल्यू भी ले लेना। हाँ वो रह जाता है क्योंकि फ्यूचर में वो मिल जाएगा, तो वो भी तो इनफ्लो है ना। 19,007 हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, 30 40 50 रुपए तो होगा फर्क। इसके जैसे, हाँ ये इनफ्लो हो गया, वैल्यू इन यूज आ गया, और तेरा एनआरवी कितना था? 20,000। तो विच एवर इज हायर, 20,000 ही ले लोगे आप। और आपकी बुक वैल्यू क्या आ रही थी? 25,375। भाई वो तो ज्यादा आ रही है भाई। सो 5,375 का देयर वुड बी एन इम्पेयरमेंट लॉस। तब समझ रहे? थर्ड वाला पॉइंट, रिकवरेबल अमाउंट सीधा आ जाएगा 20,000। देन व्हाट इज द इम्पेयरमेंट लॉस? 5,375। व्हाट इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट? 20,000। बिकॉज 25,375 इम्पेयर हो गया। और नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन क्या होगा वो भी निकाल दो, चलो लास्ट 2022 का डिप्रिसिएशन। नाउ योर एसेट इज एट 20,000 minus salvage value divided by how many years? 5. 3,008 बताइए, ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड। ओ माय गॉड, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये वाले किसको लोग लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं यार, उसने पता करना है ना, इसलिए ले जाना पड़ता है। नहीं तो पता नहीं कर पाएगा, नहीं। तू तो एलिजिबल नहीं है भाई, तू सारे ग्रुप लेते वो एलिजिबल है। आप अकाउंट भाई चलो वैसे नहीं एलिजिबल क्यों, पेमेंट तो खुद ही कर रहे हो। आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई नहीं सर, चलिए अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटे पेपर में। ये बोले सर ने आएंगे आपने बोला ऐसे बोली सही है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप वो नहीं वर्ड, वो जो नहीं बोला सर वो आवाज गूंजता, आप वो नहीं वर्ड सर सर नहीं। अब रोज का क्या फायदा उसको। किसी बात को नहीं जानते। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए बच्चे। तो 2:30 बजे टाइम हो गया क्लास को। एकदम से क्या हो गया तुझे? जैसे ही तूने कैप पहन ली ना, क्लास ओवर। क्या हो, देख क्लास ऑन। ठीक है, यही ऐसे ही होगा, ठीक है। हाँ हाँ होगा टेस्ट अभी तुम्हारा, थोड़ा सा तो पढ़ाने दो यार। एक इलस्ट्रेशन और है। हाँ ऑन डिबेंचर कह रहा है, ये वाला करना जरूरी है भाई, ये आएगा पेपर में।
वो क्या है तो गलत ही हो रहा है पहले तो कर लो बेटे, देखो इतना इजी क्वेश्चन लेकर आया बेटे तुम्हारे लिए मैं। पहला मैंने कराया, तुम्हें तो डेट भी समझ नहीं आती, डेट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी उसकी, ये तो मैंने ऐसा समझाया आपको इतना परफेक्टली। और सब कुछ तो तेरे प्रयास आना वो इससे हट दो ऊपर आ वही हमने करा तो सब कुछ तेरे प्रयास कुछ भी हाँ हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस करो ना। हाँ तो वही तो करो, स्पीड चेक करनी है मैंने। यार ऐसे करना होता है भाई, एक वो होता है थॉट प्रोसेस होता है आपके दिमाग में कैसे जाएगी, ठीक है ना, वो बात ऐसे वो होती है। यार देखो देखते ही ना दिमाग की बात आ रही है मेरे को। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आपको। मेरे को रीजन समझ आ गया इसने हेयर कट के तरह। इसके घर वालों ने बोला कि कभी इंस्टा पे रील डालता है, कभी व्हाट्सएप पे डालता है, कुछ ऐसा करो ये रील ही ना डाल पाए। कभी डाल दे डाल तो दो, वहां पे बोली कैसे करेगा बताना सबको। तो मैं इंस्टा चलाता हूं हाँ मैं इंस्टा चलाता हूं इंस्टा नहीं चलाता। ना अभी बंद है एक साथ मतलब पेपर के बाद में रिजल्ट के बाद से पेपर के बाद एक मिनट में सर क्वेश्चन कर लो एक और, इसके बाद कॉन्सेप्ट कराना है मैंने। 1:30 से 3 तक क्लास थी, आप 2:30 बोलने लगे हो। आंसर बताना सर, क्या आंसर है आपका? 118 कुछ आ रहा है क्या कितना? 118 आ गया। और रेजिडुअल वैल्यू मत भूलना, रेजिडुअल वैल्यू कोई तो वैल्यू यूज में लोगे। एक और क्वेश्चन करना है, इसके बाद आप ही करोगे वो। हो गया वाला? कितना आंसर? 1 to 1.92 आ गया ना ये। एंड देन उसके बाद क्या है, तो 1 to 192 लेंगे। वैल्यू इन यूज आया ना 1 to 1.92। ठीक है, मतलब वो तो 1 to 1.705 आ रहा है। वो तो मैम अब डेसिमल का ही अप्रोक्सीमेशन है, वो थोड़ा। क्लियर हो गए बच्चे? हाँ जी। थर्ड करने पर इस पे एक मुझे कॉन्सेप्ट देना है पहले आप। और थर्ड के बाद क्या है? फोर्थ पता नहीं मुझे, फोर्थ होमवर्क दे सकता हूँ तो मैं। सर क्वेश्चन ख्याल है दूसरा वाला कहां गया 1 to 1.9 सर नीचे वो वैल्यू सॉल्व बोलूं? तो नगरेंगे तो बोल क्या है नहीं नहीं यार, मतलब मैं आप जैसा बोलोगे वैसे ही करूँगा। फिर छोड़ दो छुट्टी दे सकती अरे 5 छुट्टी हम सारे अब बोलो 5 मिनट बाद छुट्टी। 5 मिनट बाद आपकी बात मान ली ना, देख। 5 मिनट बोल रहे थे हाँ, मैं नहीं बोलूंगा 5 मिनट बाद, आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है, मैं 5 मिनट बोलूंगा।
ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, मैम क्या सुधारते हैं इसमें? तुम्हारा खौफ है, देख रहा है ना कितने रोज जा रहे हैं। अभी ठीक है, अभी आपके पास रिकॉर्ड की चीज कट जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैम की साइड तो बताइए। ठीक है, वो तो सर्विस में मिल जाएगा। नहीं कई बच्चे भी होते ही ज्वाइंट होते नॉर्मल सर आज ये बोल रहे क्लास में एक आपने मॉडल देखना आपके लिए पार्ट हैं। पर कर मैम रिकॉर्डिंग देख भी लेंगी, तो मैं बोल रहा हूँ ना, खौफ है मेरा, नहीं कर पाएंगे कुछ मैम। नहीं जाएगा नहीं पार्ट। हाँ मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ मैम का खौफ नहीं है। बस AS28 अब पुरानी वाली मिलेगी अब आप, ये नहीं मिलने वाली है। तेरा बोल यार बस वो। हाँ हाँ, कर कैमरा ऑन कर। आई से हाई टू योर कजिन। किसकी है किसको लगी है क्या पता है। क्लास क्लास ओवर है। चलिए, नहीं नहीं, बस 2 मिनट की बात बोलूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक फिक्स्ड एसेट 100 रुपए का होता है तो, और इसकी लाइफ मान लो 10 साल है, तो आप कितना कितना डिप्रिशिएट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 साल करते हैं ना, कितने रुपए? और अगर मैं उसको 120 से, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू उसकी 120 होती, तो भी आगे 10 साल बचे हुए हैं लाइफ में, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप बैलेंस शीट में एक तो फिक्स्ड एसेट को कितना दिखा देते और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ जाता, अब कितना डिप्रिशिएट करता? वो कब हुआ है? अभी भी फ्यूचर के 10 साल बचे हुए हैं, ठीक है, लाइक 11th ईयर, मतलब मैं हूं और आगे अभी 10 साल बचे होंगे। हाँ 10 और हैं, ठीक है, तो कितने से डिप्रिशिएट होगा? क्या आप मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? आपका फिक्स्ड एसेट 12 रुपए से दिख रहा है, क्या मुझे जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट में, हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज देते हैं आप? तो अगर मैं आपको और अच्छे से समझ आए, PNL टू फिक्स्ड एसेट कर दूं 12 12 रुपए। ऐसा जब आप 10 साल करेंगे तो फिक्स्ड एसेट का क्या होगा? व्हाट अबाउट रिवैल्यूएशन रिजर्व? कैसे? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट ही नहीं हुआ है, सोचने वाली बात है जी। 10 साल जब हो जाएंगे, तुमने PNL में डाल दिया सारा, रिवैल्यूएशन तो वहीं का वहीं। प्रोपोर्शनेटली आपको करना पड़ेगा, 2 2 रुपए से रिवैल्यूएशन जब खत्म। मेरे कहने का मतलब है जो डिप्रिसिएशन में जा रहा था, मेरे कहने का मतलब है 10 ही जाएगा, यानी कि PNL में 10 का डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 का खत्म होगा, और फिक्स्ड एसेट कितने से? 12 से। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली 10 साल बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व भी खत्म हो जाएगा और आपका डिप्रिसिएशन। इसको लिख लीजिए, अच्छा एग्जांपल बन गया पहले तो ये, इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन है वो अभी देखते हैं। एक बार ये एक बार लिख लो, वैसे अगली क्लास में करा सकता हूँ। एक बार पर इसको लिख लेना, ये एग्जाम्पल अच्छा बन गया। करोगे एक बार एग्जाम्पल? ऊपर वाला लिख लो पहले, क्योंकि ये लॉजिक आपको ताकि समझ आए कि ऑलरेडी अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है तो वो धीरे धीरे ऐसे भी खत्म होता है, ये नहीं होता कि वैल्यू ही जब दोबारा करूंगा तो ही होगा, पर वो डिप्रिसिएशन के एंगल से भी कम होता जाता है। क्लियर है जी? ओके।
अच्छा जस्ट ऐसी पूछ रहा हूं, अगर इन फ्यूचर, अभी तो मैंने इसको रीवैल्यूड अपवर्ड्स करा था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बन गया, अगर 3-4 साल बाद इसकी वैल्यू गिर गई तो क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म कर दूं? बिल्कुल, वो वाला कॉन्सेप्ट तो वही है जी। इन फ्यूचर अगर इफ देयर इज एनी इम्पेयरमेंट लॉस तो मैं पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म करूंगा, देन आई विल से पीएनएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। अब आप इस क्वेश्चन में तंग नहीं हो सकते। अब मुझे बताइए, रीड करवा दूं? रीड करवा देते हैं, चलिए। सर नहीं अब छुट्टी मतलब ना मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ अब, तुम कर लोगे तो सही है, नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा वैसे, ठीक है? पर वैसे तो करवाई दे वो छोड़ दो जब मैंने ही करवाना है तो मैं अभी करवा देता हूँ। मैं कल नहीं पढ़ूं ठीक है, पर ये वाला होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना, और कोई इलस्ट्रेशन हमें नहीं करनी होगी। और मैं हो सकता है बच्चे संडे को जब आपकी क्लास लूंगा ना, मेरी कोशिश ये है कि इम्पेयरमेंट खत्म करना है और 2 स्टैंडर्ड, और कोशिश तो मेरी बहुत ज्यादा है संडे के दिन की, सो दैट मैं आपका अकाउंट्स का ये वाला स्लॉट फ्री कर दूंगा। समझ रहे हो, मतलब ये वाला ना खत्म हो, और खत्म, क्योंकि हमारे ऊपर भी बर्डन तो है ही, और क्लासेस और हुआ तो खत्म कर दे संडे का लगा के। AS 15 बचेगा, वो मैं संडे ही बुला के करवा दूंगा एक स्टैंड। वो तो अभी ऐसे ही करा दूंगा, अभी करवा दूं इस वाला। चलो भी टेस्ट दे दो, करा दूंगा, कल करा दूंगा वैसे। हाँ वो तो मैं करवा दूंगा। चलिए क्लास ओवर। ओके बच्चों, बाय बाय।